ये फ्रिज वापस ले जाइए। हमारे घर में दहेज की कोई जगह नहीं है। मेरी सास कमला देवी ने दरवाजे पर खड़े डिलीवरी वालों से इतनी ऊंची आवाज में कहा कि पूरी गली सुन सके। मैं वहीं ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी रह गई। मेरे हाथ में अभी अभी मायके से आया मिठाई का डिब्बा था और आंखों के सामने मेरा सपना टूट रहा था। शादी को अभी 4 दिन हुए थे। मैं नेहा एक सरकारी स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका थी और हमेशा से आत्मसम्मान के साथ जीने वाली लड़की रही थी। मेरे पिता एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे और माँ गृहिणी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत मेरे विवाह पर लगा दी थी, लेकिन दहेज देने के लिए नहीं। जिस फ्रिज को आज कमला देवी लौटा रही थी, वह मेरे पापा का प्यार था। शादी से पहले उन्होंने कहा था, बेटा, यह दहेज नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे नए घर के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। वह फ्रिज कोई साधारण फ्रिज नहीं था। 5 दरवाजों वाला इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला महंगा मॉडल था, जिसे खरीदने के लिए पापा ने 6 महीने तक अपनी पेंशन से पैसे बचाए थे। लेकिन कमला देवी के चेहरे पर ऐसा गर्व था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया हो। हमारी बहू खाली हाथ आई है और खाली हाथ ही रहेगी। उन्होंने पड़ोसियों की तरफ देखकर कहा। कुछ महिलाएं उनकी तारीफ कर रही थी। कोई कह रहा था, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब दिखावा था, क्योंकि शादी से पहले इन्हीं कमला देवी ने मेरी माँ को बार बार फोन करके महंगे फर्नीचर, एसी और गहनों की बात घुमाकर कही थी। बस उन्होंने कभी सीधे शब्दों में दहेज नहीं मांगा था। मेरे पति रोहित वहीं खड़े थे। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। मुझे लगा वह कम से कम इतना तो कहेंगे कि यह मेरे माता पिता का प्यार है, इसे लौटाना ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह नजरें झुका ली। माँ, जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मेरे दिल में कुछ चुभ गया। फ्रिज वापस ट्रक में चढ़ा दिया गया। डिलीवरी वाले चले गए और मेरे पापा, जो यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे, बिना कुछ कहे कार में बैठकर वापस चले गए। उनकी झुकी हुई पीठ मुझे आज भी याद है। उस रात मैंने रोहित से पूछा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वह मोबाइल देखते हुए बोला, नेहा, छोटी छोटी बातों को इतना दिल पर मत लिया करो। माँ का स्वभाव ऐसा ही है। छोटी छोटी बात, मेरे पिता का अपमान, उनका प्यार ठुकराना और पूरे मोहल्ले के सामने उन्हें नीचा दिखाना छोटी बात थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगले 3 दिन घर में अजीब माहौल रहा। कमला देवी हर मिलने वाले को यही कहानी सुनाती कि कैसे उन्होंने दहेज का फ्रिज लौटा दिया। लोग उनकी तारीफ करते और वह मुस्कुरा देती। लेकिन चौथे दिन सुबह एक अजीब घटना हुई। ठीक 10 बजे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही फ्रिज खड़ा था। वही मॉडल, वही कंपनी, वही सीरियल नंबर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डिलीवरी वाला बोला, मैडम, यह सामान आपके नाम है। पीछे खड़े रोहित और कमला देवी भी बाहर आ गए। कमला देवी चिल्लाई, अरे, हमने तो इसे वापस भेज दिया था। डिलीवरी वाले ने कहा, मैडम, यह वापस नहीं आया। कंपनी के रिकॉर्ड में यह अभी भी इसी पते पर डिलीवर दिख रहा है। आप सब हैरान थे। तभी डिलीवरी वाले ने एक छोटा सा लिफाफा निकाला। यह भी इसके साथ भेजा गया है। निर्देश है कि इसे केवल घर की बहू खोलेगी। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी चाबी थी और एक पर्ची। पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फ्रिज के नीचे वाला सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलो। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने तुरंत कहा, यह क्या नया ड्रामा है? लेकिन अब उनकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। मैंने नीचे झुककर फ्रिज के सबसे निचले हिस्से को देखा। वहां सचमुच एक छोटा सा लॉक था, जो सामान्य नजर से दिखाई नहीं देता था। मैंने चाबी लगाई। क्लिक की आवाज हुई। कंपार्टमेंट खुल गया। अंदर एक मोटी फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ नेहा के लिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर मेरे पापा की लिखावट थी। वह उन्हें देखते ही पहचान गई। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तुम यह फाइल पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने वही किया जिसकी मुझे आशंका थी। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम पूरा सच जानो। मेरे हाथ कांपने लगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सांस रोके खड़ा था।
अगले पन्ने पर कुछ बैंक दस्तावेज थे, फिर कुछ जमीन के कागज, फिर कुछ पुराने फोटो, और फिर एक ऐसा दस्तावेज जिसने मेरी आंखें फाड़ दी। उसमें साफ लिखा था कि जिस घर में हम इस समय रह रहे थे, जिस घर को कमला देवी और रोहित अपना बताते थे, उस घर के मालिक का नाम कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। ये ये कैसे हो सकता है? रोहित के मुंह से निकला। कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। तभी फाइल के अगले पन्ने पर पूरी कहानी लिखी थी। करीब 8 साल पहले रोहित के पिता का बिजनेस पूरी तरह डूब गया था। बैंक घर कुर्क करने वाला था। उसी समय मेरे पापा ने, जो उनके पुराने मित्र थे, उन्होंने गुप्त रूप से घर खरीद लिया था ताकि परिवार सड़क पर न आ जाए। लेकिन समाज में इज्जत बचाने के लिए यह बात छुपाई गई। समझौता यह था कि जब हालात सुधर जाएंगे तो पैसे लौटाकर घर वापस ले लिया जाएगा। लेकिन 8 साल बीत गए, पैसे कभी वापस नहीं किए गए, बल्कि धीरे धीरे सबने मान लिया कि घर उन्हीं का है। मैं पन्ने पलटती जा रही थी और हर पन्ना नया झटका दे रहा था। आखिर में मेरे पापा का लिखा आखिरी नोट था। बेटा, मैंने कभी यह सच बताना नहीं चाहा। मैं चाहता था कि तुम्हारा घर बसा रहे, लेकिन जिस दिन मेरे प्यार को दहेज कहकर लौटाया गया, उस दिन मुझे समझ आ गया कि कुछ लोग एहसान नहीं, सिर्फ अहंकार समझते हैं। इसलिए यह फाइल अब तुम्हारे पास है। आगे क्या करना है, फैसला तुम्हारा होगा। पूरा कमरा खामोश था। कमला देवी के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर गई और उसे पढ़ते ही मेरी सांस अटक गई, क्योंकि वहां एक तारीख लिखी थी और उसके नीचे एक नोट। अगर यह फाइल 15 जुलाई से पहले खुल गई है तो समझ लो कि घर के संबंध में कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। 15 जुलाई को जो होने वाला है, उसके बाद इस घर की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आज की तारीख थी 14 जुलाई। अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे वकील के ऑफिस में ऐसा माहौल था जैसे किसी अदालत का फैसला होने वाला हो। कमला देवी बार बार पानी पी रही थी। रोहित की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और मैं चुपचाप फाइल पकड़े बैठी थी। तभी एडवोकेट मेहरा ने सामने रखे दस्तावेज खोले और बोले, आज मैं सिर्फ एक संपत्ति का नहीं, 8 साल पुराने एक समझौते का अंतिम फैसला सुनाने जा रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पहला दस्तावेज उठाया। 8 साल पहले जब यह घर बैंक द्वारा कुर्क होने वाला था, तब श्री अशोक शर्मा ने पूरी रकम देकर यह संपत्ति खरीदी थी। कमला देवी तुरंत बोली, वो तो हमें पता है। वकील ने सिर हिलाया, नहीं, पूरी बात अभी बाकी है। फिर उन्होंने अगला पन्ना खोला। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि यदि 8 वर्षों के भीतर पूरी रकम वापस नहीं की गई, तो यह घर स्थायी रूप से अशोक शर्मा या उनके कानूनी उत्तराधिकारी की संपत्ति माना जाएगा। रोहित घबराकर बोला, लेकिन हमने कुछ पैसे तो लौटाए थे। वकील ने फाइल सामने रख दी। जी हाँ, कुल 11 लाख रुपए, जबकि लौटाने थे 78 लाख। कमरे में खामोशी छा गई। फिर वकील ने अंतिम दस्तावेज निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज सुबह 10 बजे से यह संपत्ति कानूनी रूप से नेहा शर्मा की हो चुकी है। कमला देवी के हाथ से पर्स गिर गया। रोहित कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या मतलब? उसने लगभग चीखते हुए पूछा। वकील ने शांत स्वर में कहा, मतलब यह है कि जिस घर को आप अपना समझते थे, उसके कानूनी मालिक अब नेहा जी हैं। पहली बार कमला देवी की आंखों में वही डर दिखाई दिया जो 4 दिन पहले मेरे पापा की आंखों में था, जब उनका प्यार दहेज कहकर लौटा दिया गया था। लेकिन असली झटका भी बाकी था। वकील ने एक और फाइल खोली और एक बात और है। सबकी नजर उनकी तरफ गई। श्री अशोक शर्मा ने अपने बयान में घर के सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और कुछ लिखित नोट्स भी जमा किए थे। मैं खुद हैरान थी। यह मुझे भी नहीं पता था। स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। उसमें कमला देवी अपनी एक रिश्तेदार से कह रही थी, फीस तो लौटाना ही था, थोड़ा मोहल्ले में नाम भी होगा और लड़की वालों को उनकी औकात भी पता चल जाएगी। वीडियो खत्म हुआ तो कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। फिर दूसरा वीडियो चला। उसमें रोहित अपने दोस्त से कह रहा था, नेहा की सैलरी अच्छी है, शादी के बाद धीरे धीरे उसके पैसे घर में लगवा देंगे। मेरी आंखें भर आई, क्योंकि यह वही इंसान था जिसने हमेशा प्यार का दिखावा किया था।
लेकिन सबसे बड़ा झटका भी अभी भी बाकी था। वकील ने आखिरी दस्तावेज खोला और तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर नेहा के पिता अशोक शर्मा खुद चले आए। उन्होंने सामने देखकर सभी खड़े हो गए। अशोक जी ने कमला देवी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने सोचा था यह सच कभी बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन मेरे प्यार को दहेज कहकर लौटाया गया, उसी दिन मुझे समझ आ गया कि अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने घर इसलिए नहीं खरीदा था कि एक दिन अपनी बेटी को संपत्ति दे सकूं। मैंने यह घर इसलिए बचाया था ताकि किसी का परिवार सड़क पर ना आए। लेकिन जिस दिन मेरे प्यार को दहेज कहा गया, उस दिन मुझे समझ आ गया कि इंसान की गरीबी पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। कमरे में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सिर उठाने की। नेहा, यह घर अब तुम्हारा है, लेकिन फैसला भी तुम्हारा होगा। तुम चाहो तो सबको यहीं रहने दो, चाहो तो खाली करवा दो, लेकिन फैसला डर कर मत लेना। अब सबकी नजरें मुझ पर थी। कमला देवी रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठ गई। नेहा, हमें घर से मत निकालना, गलती हो गई। यही वही महिला थी जिन्होंने 4 दिन पहले पूरे मोहल्ले के सामने मेरे पिता का अपमान किया था। रोहित भी सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन इस बार मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ सेकंड तक पूरे कमरे को देखा, फिर धीरे से कहा, जब फ्रिज लौटाया गया था, तब मेरे पापा भी हाथ जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़े, क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। कमला देवी रोने लगी। मैंने आगे कहा, आप लोगों ने सिर्फ एक फ्रिज नहीं लौटाया था, आपने मेरे पिता का सम्मान लौटाया था। कमरे में सन्नाटा छा। फिर मैंने वह कागज उठाया जिस पर मेरे हस्ताक्षर होने थे। सबको लगा मैं घर अपने नाम रखूंगी, लेकिन मैंने कुछ और किया। मैंने घर खाली कराने का नोटिस नहीं दिया, बल्कि एक नया समझौता लिखा। उसमें साफ लिखा था कि यह घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन परिवार यहाँ रह सकता है। बदले में घर का कोई सदस्य कभी किसी बहू, बेटी या लड़की वालों का अपमान नहीं करेगा, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो संपत्ति तुरंत खाली करनी होगी। वकील ने दस्तावेज पढ़ा और मुस्कुरा दिया। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद मोहल्ले में वही कमला देवी, जो कभी अपने दहेज न लेने का ढिंढोरा पीटती थी, हर नई बहू के घर जाकर एक ही बात कहती थी, बेटी, मायके से आया सामान दहेज नहीं होता, माँ बाप का प्यार होता है। और सबसे बड़ा दृश्य तब देखने को मिला जब मेरे पापा पहली बार हमारे घर आए। उसे फ्रिज के ऊपर एक फोटो फ्रेम रखा था। उसमें लिखा था, इस घर को पैसे ने नहीं, एक पिता के प्यार ने बचाया था। और उस दिन पूरे मोहल्ले को समझ आ गया कि किसी का सम्मान तोड़ना आसान है, लेकिन जब वही सम्मान न्याय बनकर लौटता है, तो सबसे ऊंची आवाज वाले लोग भी खामोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।